नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:05 हो गए हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आज की बात में, भोर की बात में। और अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है, और जो लोग मुझे दूसरे पेज पर, मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। तो बात आज दो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों से शुरू करते हैं। और पहली खबर ये है कि राजस्थान में जो चुनाव हैं, जो 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने घोषित किए थे, और राजस्थान में मतदान की तारीख जो है वो 23 नवंबर को घोषित किया था। तो 23 नवंबर को वहाँ पर जो है राजस्थान में वहाँ पर एक त्यौहार टाइप का मनाया जाता है जिसमें बहुत सारी शादियाँ होती हैं। और इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश की थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए। तो देव उठानी एकादशी है उस दिन। तो देव उठानी एकादशी के दिन ये माना जाता है कि लगभग राजस्थान में 50,000 से भी ज़्यादा शादियाँ वगैरह होती हैं। तो जाहिर सी बात है, शादियाँ होंगी तो किसी के जीवन में शादी और शादी से बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता। तो निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित हो सकता था, और निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में जो ये खासकर प्रभावित हो सकता था। और जब शादियां होंगी तो जाहिर सी बात है, लोगों को साधन की ज़रूरत होती है, बस की, कार की और तमाम आवागमन के साधन की। बारातें जाती हैं और चुनाव आयोग को भी साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास या सरकार के पास इतनी बसें अपनी नहीं हैं कि वो सब कुछ मैनेज कर सके। तो इसलिए वो जो प्राइवेट वाहन हैं, चाहे कार हो, बस हो या और कोई वाहन हो, उसको वो करते हैं, सीज करते हैं, और मतलब अपने कब्जे में 24 घंटे या 48 घंटे के लिए ले लेते हैं। तो इससे काफ़ी दिक्कत हो सकती थी लोगों को। तो जिसकी वजह से लोगों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी, और बड़े नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके ये रिक्वेस्ट किया था कि साहब 23 तारीख जो है देवोत्थान एकादशी के दिन जो मतदान की डेट रखी गई है उसे चेंज किया जाए। तो इनकी गुजारिशों को इनकी मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब राजस्थान में जो मतदान की नई तिथि तय की है वो है 25 नवंबर। तो अच्छी बात है। इसको लेके थोड़ा सा वो चल रहा था वहाँ राजस्थान में। ये खबर भी छपी है कि राजस्थान इलेक्शंस पुट ऑफ बाई 2 days, 2 दिन के लिए जो है पुट ऑफ कर दिया गया। Subsequently, representation have been received in the commission from various political parties, social organizations, and also issues raised in various media platforms for change of date, so that we have considered, and ये इशू हो गया है। तो ये एक खबर थी राजस्थान से। एक खबर मणिपुर से है। तो मणिपुर हिंसा से तो नहीं है, लेकिन ये हिंदू में खबर छपी है कि SC फॉर्म ऑन ट्रांसफ़र ऑफ जस्टिस मुरलीधरन फ्रॉम मणिपुर हाई कोर्ट। जस्टिस मुरलीधरन हैं, मणिपुर हाई कोर्ट के जज हैं। ये अखबार में छपा है, हिंदू में। तो मुझे लगता है थोड़ा इम्पोर्टेंट है मणिपुर को लेके। तो मैं सोचता हूँ पढ़ के सुना दूँ आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑन वेडनेसडे स्टूड फॉर्म बाय इट्स रिजॉल्व टू रिकमेंड द ट्रांसफ़र ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट जज Justice M.V. Muralidharan to the Kolkata High Court for better administration of justice। मुरलीधरन साहब जो माननीय जज साहब हैं, इस समय मणिपुर में हैं वो। और ये फैसला किया गया था अक्टूबर 10 तारीख को। ये 9 तारीख को उन्होंने एक प्रार्थना किया था सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा ट्रांसफ़र जो है कोलकाता न करके मेरे मूल स्टेट तमिलनाडु कर दिया जाए, या तो फिर मुझे मणिपुर रहने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, had proposed to shift Justice Muralidharan to the Kolkata High Court on October 9. The very next day, on October 10, Justice Muralidharan requested the collegium to either transfer him back to his parent High Court Madras or let him stay in the Manipur High Court। तो उसमें जवाब क्या आया चंद्रचूड़ साहब का? उसमें ये आया जवाब कि we have considered the requests made by Mr. Justice Muralidharan in his above communication. The collegium doesn't find merit in the request made by him।
कोलेजियम को कोई कारण नहीं लगा कि उनका ट्रांसफ़र या तो मणिपुर में रोक दिया जाए या उन्हें उनके पेरेंट हाई कोर्ट मद्रास भेज दिया जाए। तो इसलिए जो है उनको कहा गया है कि नहीं, आप कलकत्ता ही जाएंगे। ठीक है। The collegium said that it had consulted a Supreme Court judge conversant with the affairs of the Manipur High Court and the Calcutta High Court Chief Justice before recommended Justice Muralidharan transfer. Justice Muralidharan was functioning as the acting Chief Justice of Manipur High Court. अभी वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे। तो ये दो छोटी खबरें थी लेकिन इम्पॉर्टेंट खबरें थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लें। एक तो जस्टिस मुरलीधरन साहब का ट्रांसफ़र जो है वो कलकत्ता होगा ही होगा, ये कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने डिसाइड कर लिया है। दूसरा कि राजस्थान का चुनाव जो है अब 23 नवंबर के बजाय मतदान मतलब वोटिंग 25 नवंबर को होगी, देव उत्थान एकादशी की वजह से। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रात से चल रही है। रात में ये खबर आई मेरे पास कि रघुनाथपुर है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन बक्सर के पास, बक्सर जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का होम ज़िला है और मेरा भी मतलब मेरे स्टेट से है, मेरे आरा के बगल में है बक्सर। तो वहाँ रघुनाथपुर स्टेशन है एक। रघुनाथपुर में कल रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की जो है वो पटरी से उतर गई। 6 बोगी बता रहे हैं उतरी है और उसमें एसी कोच भी शामिल है और तकरीबन 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ये खबर फ्रंट पेज पे छपी है हर जगह, सोशल मीडिया में भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। यहाँ के विजुअल आप देख रहे होंगे पलटे हुए बोगीज़, ट्रेन की बोगीज़ के। तो उसमें दिल्ली से चलकर कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 बुधवार की रात पटरी से उतर गई। बिहार में दानापुर रेल मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुए हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पलट गए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये एक दुर्घटना बड़ी है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो कामाख्या तक जाती है असम के और इम्पोर्टेंट ट्रेन मानी जाती है ये ग्रैंड कोर्ट की, जो गाज़ियाबाद इलाहाबाद मुगलसराय रेल सेक्शन है। और उसके बाद वो ग्रैंड कोर्ट गया की तरफ न जाके मेन जो पटना का लाइन है मुगलसराय का के बाद जो है वो दानापुर डिवीज़न में आ जाता है वो रेल। तो यहाँ पर बक्सर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। मुझे याद आता है कि आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले एक एक्सीडेंट वहाँ और भी हुआ था। बहरहाल ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ जो हैं बीरेंद्र कुमार का कहना है कि दुर्घटना की खबर के बाद मेडिकल टीम और अधिकारियों के साथ दुर्घटना राहत यान घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अधिकारियों से बात करके हालात की जानकारी ली है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन उनके संसदीय क्षेत्र बक्सर में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, पटरी से उतर गई है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मथुरा रेलवे स्टेशन पे जो इंजन था ट्रेन का वो प्लेटफार्म पे चढ़ गया था। उसमें किसी दारू पिए कर्मचारी ने जो है गलत चाबी लगा दी थी या सिग्नल दे दिया था, जो भी किया हो। टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, मैन मेड एरर था। अब यहाँ क्या है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, ये तो गनीमत है कि ट्रेन की स्पीड बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं थी उस समय, जिसकी वजह से जो है दुर्घटना का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कमज़ोर है या कम है। नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नॉर्थ ईस्ट में जो है भीड़ खचाखच भरी रहती है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोग जो है वो नवरात्र की पूजा करने, दशहरा मनाने लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं और जाना शुरू हो गया है। तो अभी आप ट्रेन की किसी ट्रेन में, बिहार खासकर जाने वाली ट्रेन में अगर आप टिकट खोजेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। सारी ट्रेनें फुल हैं, वेटिंग लिस्ट है। तो जाहिर सी बात होगी कि ट्रेन खचाखच भरी होगी। बहुत से लोग ऐसे भी सफ़र करते हैं जो
विदाउट टिकट करते हैं सफ़र। तो अब रेल मंत्री साहब इसकी जांच करेंगे, जाहिर सी बात है। अब जांच के साथ जो है वो पता चलेगा, जांच रिपोर्ट होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, सबकी जांच हुई, पता नहीं किसी की रिपोर्ट कभी सामने आई कि नहीं आई। ये तो पता चलेगा। अब जो ये हादसा हुआ है तो उसके बाद जो है वो ट्रैक तो हो गया बंद। तो अब क्या करेंगे लोग? तो बिहार में बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। इसका मतलब कि एक्सीडेंट बड़ा है। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे का असर अन्य ट्रेनों पर पड़ा है। 22 ट्रेनों का रूट बदला गया है, 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ज़्यादातर ट्रेनें पटना से दिल्ली जाने वाली हैं। तो DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलवे स्टेशन और पटना के बीच की लगभग 4 दर्जन ट्रेनों पर असर पड़ा है इस एक्सीडेंट का। घटना के बाद 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 22 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं और 2 दर्जन ट्रेनें पटरियों पर जहां फंसी हैं वो फंसी हैं, धीरे धीरे निकलेंगी जब लाइन क्लियर होगा। 12 अक्टूबर को पटना से वाराणसी जाने वाली ट्रेन नंबर 15124 जनशताब्दी को रद्द कर दिया गया है। इसी दिन आज मतलब 12 अक्टूबर आज है, तो आज के दिन वाराणसी से पटना जाने वाली 15125 जनशताब्दी को रद्द करना पड़ा है। पटना DDU रेल मार्ग यानी पटना मुगलसराय रेल मार्ग की 19 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट ट्रेनों पर 12948 12-948 पटना अजीमाबाद स्पेशल को पटना DDU के रास्ते चलाई गई, जबकि 12487 सीमांचल एक्सप्रेस हाजीपुर छपरा वाराणसी प्रयागराज के रास्ते चली है। तो ये है 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को हाजीपुर छपरा प्रयागराज के रास्ते चलाया गया है। अन्य 19 ट्रेनों में 12149 पुणे दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 12141 पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12424 यानी 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सासाराम होते हुए आरा ले जाएंगे। आपको बता दूं कि मुगलसराय से सासाराम गया होकर जो रूट कोलकाता का जाता है वो ग्रैंड कर्ड कहलाता है। और लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने आरा को सासाराम के रास्ते जोड़ दिया था ट्रैक से। तो अब ट्रेन जो है मुगलसराय से सासाराम, सासाराम से फिर आरा, यानी आरा और बक्सर के बीच का रूट जो है बाधित है। तो अब सासाराम के रास्ते आरा होके हुए ट्रेन जाएगी। ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है 12424। 12368 राजधानी एक्सप्रेस, 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, 15623 कामाख्या एक्सप्रेस, 15633 गुवाहाटी एक्सप्रेस, 12310 नई दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस, 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, 22466 बाबा बैजनाथ धाम देवधर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय से गया होते हुए पटना आएगी। इतनी ट्रेनें जो नंबर मैंने आपको बताई। उसके बाद 12488 सीमांचल एक्सप्रेस, 15488 महानंदा एक्सप्रेस ढाका से वापस दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लाया। इस ट्रेन को भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया होते हुए पटना के लिए रवाना किया जाएगा। दूसरा रूट जो है, एक तो रूट हो गया मुगलसराय से सासाराम, सासाराम से आरा, आरा से पटना। दूसरा रास्ता है मुगलसराय से गया, गया से जो पटना का रूट है ट्रेन का वो। तो इस तरह से ट्रेनें जो है वो जाएंगी। तो अगर इन ट्रेनों पे कोई जो लोग आप सवार हों, आपके मित्र हों, यार हो या जो लोग हों, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से 2-3 घंटे का आपको फ़र्क पड़ेगा, तो आप आराम से चले जाएंगे। और भी निकला है ट्रेनों के नाम मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। 22449 नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 12150 दानापुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस आरा से सासाराम होते हुए मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जाएगी। 13201 मुंबई लोकमान्य तिलक जनता एक्सप्रेस, 15483 महानंदा एक्सप्रेस और 22972 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पटना से गया होते हुए मुगलसराय यानी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अखबार है, ये हिंदुस्तान अखबार है। इसमें निकला है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ दानापुर रेल मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन के पास,
तो जो है परिजनों में हड़कंप मच गया। रेल की पटरियों पर जहाँ तहाँ फंसे यात्रियों के परिजन परेशान हो गए हैं। वहाँ पे ट्रेन में सवार बच्चे, छोटे बच्चे और महिलाओं का सबसे बुरा हाल है। बहुत सारे बोगियों में पानी ख़त्म हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का खाना ख़त्म हो गया है, बच्चे भूख से परेशान हैं। और रात को 2 बजे तक की ये खबर है। इसमें तब तक जो है जो डब्बे गिरे हैं पटरियों पे उनको हटाया नहीं गया था और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक ट्रैक जो है वो संभवतः एक ट्रैक जो है खाली हो जाएगा। रेल की पटरियों को दुरुस्त करने, ओवरहेड वायर को ट्रेन चलाने लायक बनाने में गुरुवार सुबह 8 बजे तक का समय लग सकता है। मैंने आज 8 बजे तक का, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। घटना के बाद पटना से बनारस तक यात्रियों में अफरा तफरी है। रेलवे के हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी लेने के लिए फ़ोन की घंटियां घनघना रही हैं। लोग परिजनों का हालचाल और ट्रेन परिचालन की जानकारी लेते हुए। तो तेजस्वी यादव का भी बयान इसमें आया है रात में सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम है बिहार के। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दुख जताते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचानी है। बक्सर, आरा और पटना के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा अपडेट है। घायलों का 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी 80 की सूचना आ रही थी और इस भीषण ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके की तरफ भागे हैं। आधी रात में एसडीआरएफ और ईस्ट सेंट्रल रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर दुख जताया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं स्थानीय जिला प्रशासन को कि जो भी सहायता हो सकती है घायलों की और यात्रियों की उसको किया जाए। तो ये है, अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। अब आपको बता दें कि एसडीआरएफ का जो ऑफिस है वहाँ बिहार में पटना के पास, वो बिहटा में है। पटना और आरा के बीच में बिहटा एक जगह है, तो वहाँ पर एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर है। तो मुझे लगता है कि सूचना जब गई होगी तो वहाँ से बिहटा से रघुनाथपुर या बक्सर पहुँचने में एसडीआरएफ की टीम को मुश्किल से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, क्योंकि अगर एक तो 2 रास्ते हैं, मतलब रघुनाथपुर तक ट्रेन से चला जाए और दूसरा रास्ता हाईवे है। तो हाईवे जो है वो एकदम बिल्कुल बिहटा से बक्सर तक एकदम बिल्कुल चकाचक, जिसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में चकाचक है। गडकरी साहब की देन है। आप बिहटा से स्टार्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। एकदम पूरा हाईवे क्लीन है और पूरा हाईवे पे जो है एकदम बिल्कुल बनकर तैयार है। तो मुश्किल से 2 घंटे एसडीआरएफ की टीम को लगे होंगे बक्सर पहुंचने में। और बक्सर से रघुनाथपुर मतलब उसके पहले ही है। इधर से जब बिहटा से आप बक्सर जाएंगे तो रघुनाथपुर एक स्टेशन पहले आता है, मतलब पटना की तरफ से जब जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि टाइम पे पहुँच गई होगी एसडीआरएफ की टीम और राहत वो चल रहा है। और तो ये है आपके एक्सीडेंट के बारे में थोड़ी अपडेट मैंने सोचा कि आप लोगों को कर दूं। और आते हैं क्रिकेट पर। आपको पता है कि भारतीय टीम ने जो है कल शानदार जीत हासिल की अफ़गानिस्तान पे और 9 विकेट से हरा दिया। और हमारे हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने जो है वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके पहले हिटमैन के साथ सचिन तेंदुलकर 6 शतक के साथ बराबरी पर थे और 63 गेंद में ये शतक लगाया इन्होंने। तो ये भी एक तेज तर्रार शतक माना जा रहा है भारत की ओर से हिटमैन के द्वारा, अपने कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। तो कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2003 के 9वें मैच में शानदार शतकीय पारी खेल टीम को धमाकेदार जीत दिला दी। इस शतक के साथ ही उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, मैं अपना फोकस खोना नहीं चाहता। आपको ऐसी चीज़ों को गिनने की ज़रूरत है, आपको इसे गिनना होगा, अपना बनाना होगा और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी चिंता नहीं है, मुझे अपने खेल पे ध्यान देना है। ये हमारे कप्तान रोहित शर्मा का कहना है। बता दें रोहित शर्मा ने 2015 में 1, 2019 में 5
और 2023 में अब तक 1 शतक जड़ा है। टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है, तो ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि हमारे हिटमैन के बल्ले से अभी 1 शतक और निकलेगी। अभी मैं वो सोशल मीडिया देख रहा था, तो कोई उनका आलोचक है एक्स पर, मतलब ट्विटर पे, तो लिख रहा था कि मैं रोहित शर्मा का फ़ैन हो जाऊंगा अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को मैच है, आपको पता है ना, अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान का चिर प्रतीक्षित मुकाबला। तो उसमें अगर वो शतक जड़ देते हैं रोहित शर्मा हमारे कप्तान, तो मैं उनका फ़ैन हो जाऊंगा। अभी तक आलोचक है वो। तो ऐसे से भी लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के। और तो ये है, रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी के दम पर कई और रिकॉर्ड्स भी तोड़े। उन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 5वां सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रनों की पारी खेली। इसके अलावा हिटमैन वर्ल्ड कप की सफल चेज में सबसे अधिक 3 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। आपको पता है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने भारत के सामने 273 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर को मेजबानों ने महज 35 ओवर में कप्तान रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के नाबाद 55 रनों की बदौलत 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। भारत की ये वर्ल्ड कप 2023 में लगातार दूसरी जीत है। तो ये है, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई अपने रोहित शर्मा जी ने। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है आज उत्तराखंड में आ रहे हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब का दौरा ये 12 अक्टूबर का बहुत दिनों से प्रस्तावित था और पिथौरागढ़ में आज वो आएंगे और बहुत सारे विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। लेकिन क्या क्या करेंगे, थोड़ा इसमें निकला है। ये अमर उजाला का ई पेपर मैं मोबाइल पे मैंने खोल के रखा हुआ है, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पहले जोगेश्वर धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री और फिर पिथौरागढ़ में होगी जनसभा, पब्लिक को वो करेंगे। आईटीबीपी चौकी में जवानों से मुलाकात भी करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों के उत्पाद को देखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वहां आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को सबसे पहले जोगेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। मैं गया हूं जोगेश्वर धाम, बहुत ही अच्छी जगह है। इसी दिन पिथौरागढ़ में उनकी एक भव्य जनसभा होगी। भाजपा ने पीएम के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम के प्रस्तावित दौरे के तहत जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद सीमांत क्षेत्र जोलीकांग जाएंगे और वहां आईटीबीपी चौकी में जवानों से मुलाकात करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों के उत्पाद को देखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वहां आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे और उसी दिन पिथौरागढ़ में उनकी पब्लिक मीटिंग होगी। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री चंपावत स्थित मायावती आश्रम भी जाएंगे। देखिए, ये मैंने हमारे चैनल पे आपको कई दिनों से ये खबर में तैयारियां जो चल रही हैं चंपावत में, लोहाघाट में, जहाँ पे ये मायावती अद्वैत आश्रम है, तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। बीच में तय हुआ था, जैसे परसों नरसों ऐसा हुआ कि काम रुक गया था। चंपावत के हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने हमें यह खबर भेजी थी कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री के आगमन के लेकर जो तैयारियां चल रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था, शहर को सजाने संवारने का काम चल रहा था, तो उसे रोक दिया गया था। तो ये माना जा रहा था कि संभवतः प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वहाँ का, लोहाघाट आश्रम का, मतलब अद्वैत आश्रम मायावती का जो लोहाघाट में है, वहाँ स्वामी विवेकानंद का वो स्मारक स्थल है। स्वामी विवेकानंद हमारे ने भी वहाँ पे वो अपना वक्त बिताया था। लेकिन अभी अगर अमर उजाला का यही पेपर की बात माने तो प्रधानमंत्री आज की रात्रि विश्राम करेंगे मायावती आश्रम में। तो ये एक बड़ी खबर है कम से कम लोहाघाट के लोगों के लिए। और जाहिर सी बात है, चंपावत जो कि सीएम धामी का गृह जिला है, तो और लोहाघाट जो है वो एक महत्वपूर्ण नगर है चंपावत ज़िले का। तो काफ़ी कुछ सौगात दे के भी जाएंगे।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा लगाव भी है, हमेशा उनका आना जाना उत्सव की तरह होता है। जल्द ही उनका दौरा प्रस्तावित है। पीएम कार्यालय, तो पीएम कार्यालय से उनकी वो आ गई है, वो उनका। तो प्रधानमंत्री जी का ये दौरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें मैं खोज के निकाल देता हूँ आपको कि उसमें क्या क्या आप प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली से हेलीकॉप्टर से ज्योलिंगकोंग पहुँचेंगे। यहाँ पर वो पार्वती सरोवर तक जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कैलाश का आशीर्वाद लेंगे, साथ ही आदि कैलाश का। साथ ही वह स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। गुंजी हेलीपैड से सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर राइफल पोस्ट पहुंचेंगे। स्थानीय कला और उत्पाद प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। और पीएम के साथ इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। पीएम लगभग 4200 करोड़ योजनाओं की सौगात आज उत्तराखंड को देंगे। तो ये उनका निकला है वहाँ उत्तराखंड का, जो कि अब समय भी दिया है इसमें, कहिए तो मैं पढ़ के बता दूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह बरेली से हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्लिंगकोंग के लिए रवाना होंगे। प्रातः 8:05 पर हेलीपैड पर उतरेंगे। 10 मिनट का समय रिजर्व रहेगा। 8:20 पर ज्योतिर्लिंग से सड़क से पार्वती कुंड को रवाना होंगे। 8:30 बजे से 8:45 तक पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। यानी 8:30 बज गया है, भाई पूजा कर रहे होंगे। फिर वो ज्योतिर्लिंगकोंग हेलीपैड आएंगे सुबह 9:05 बजे। ज्योलिंगकोंग से हेलीकॉप्टर से गुंजी को रवाना होंगे। 9:20 गुंजी पहुंचेंगे। गुंजी हेलीपैड से सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर राइफल पोस्ट पहुंचेंगे। वहां 9:35 यानी सुबह 9:35 से 9:45 तक स्टॉलों का निरीक्षण, स्थानीय लोगों से बातचीत, स्थानीय कला एवं उत्पाद प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। 9:45 से 10 बजे तक सेना, बीआरओ, आईटीबीपी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होकर 10:10 बजे फिर गुंजी हेलीपैड पहुंचेंगे। 10:15 बजे गुंजी हेलीपैड से रवाना होकर 11:15 बजे अल्मोड़ा के शौकिया थल हेलीपैड पहुंचेंगे। 11:30 बजे शौकिया थल से सड़क मार्ग से रवाना होकर 12 बजे जोगेश्वर धाम पहुंचेंगे। आधे घंटे तक पूजा अर्चना और दर्शन करने के बाद 12:35 वाया सड़क मार्ग शौकिया थल हेलीपैड को वापस आएंगे। दिन में 1:10 पर शौकिया थल से उनका हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ को रवाना होगा। 1:35 पर नैनी सैनी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। 10 मिनट का समय रिजर्व रहेगा। 2:10 से नैनी सैनी एयरपोर्ट से सभा स्थल के रवाना होंगे। 2:30 पर सभा स्थल SS बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये जगह का नाम है जहाँ उनकी पब्लिक मीटिंग होगी पिथौरागढ़ में। वहाँ पर 2:30 बजे से 2:45 बजे तक स्टॉलों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरीक्षण करेंगे। 2:45 से 3:45 तक मंच के कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद 3:50 पर कार्यक्रम स्थल से वाया सड़क मार्ग नैनी सैनी को रवाना होकर 4:15 पर नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और जहां से 4:20 पर उनका हेलीकॉप्टर बरेली को रवाना होगा। बरेली से हेलीकॉप्टर में उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पीएम के PS हार्दिक साहब, PP to PM डॉक्टर नवनीत विग, AIG CPT विश्वनाथ परांजपे होंगे। उनके हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर होंगे। तो ये है। उसके बाद इसमें तो कह रहा है कि मायावती आश्रम भी जाएंगे। तो चलिए, उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर है आज। उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशी का मौका है। बहुत सारी सौगात आज उनको मिलेगी। बहुत सारी योजनाओं की जो है वो पिटारा खुलेगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। मेरी शुभकामनाएं उत्तराखंड को, उत्तराखंड के लोगों को। और उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें और तेज़ी आएगी। प्रधानमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जोगेश्वर धाम मैं भी गया हूँ, वहाँ थोड़ी सुविधाएँ और बढ़वा दीजिए। खासकर पार्किंग वगैरह की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। गाड़ी कहाँ खड़ी करें। अगर ऐसे हम तो अनदिना गए थे, मतलब वो फेस्टिव सीजन नहीं था, तो गाड़ी बड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई थी। लेकिन ऐसे जो है बड़ी दिक्कत है। पतली रोड है वहाँ पर, मंदिर में अंदर, मंदिर के पास की आसपास कोई जगह नहीं है पार्किंग वगैरह की। साथ ही मंदिर के अंदर जो है वो सिस्टम बहुत वो है, मुख्य जो गर्भगृह है वो बहुत ही मतलब छोटा है।
तो जब भीड़ ज़्यादा होती होगी तो पता नहीं कैसे मैनेज होता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पे वो ज़रूर ध्यान देंगे। तो आज की बात में दोस्तों बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।